Hello everyone, welcome to PW Law Wala. I am Advocate Mansi Jain. This is our class of Law Clat Marathon 30 days batch, जिसमें कि आज हम एक बहुत क्रूशियल टॉपिक करने वाले हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस, जो अक्सर आपसे क्लैट में पूछा जाता है. अलॉन्ग विद इट अनदर इंपॉर्टेंट ऑफेंस जो अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300. सेक्शन 299 होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड सेक्शन 300 होता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. अगर आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा दोनों एक्चुअली में सेम बात कह रहे हैं, बट क्लैट हमेशा क्या करेगा, आपके साथ 299 और 300 एक ही पैसेज में देगा और अगेन आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा जिसमें आपको ये फिगर आउट करना होगा, ये डेसिफर करना होगा कि 299 लग रहा है या 300 लग रहा है. तो बहुत ज्यादा क्रूशियल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में जो हम लोग आज के सेशंस में करने वाले हैं. लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ ऑफेंसेस दैट आर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. जैसे कि हमने ऑफेंसेस किए थे, ऑफेंसेस हम लोगों ने किए थे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था हमने, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, इस तरीके के हमने सारे ऑफेंसेस कवर किए थे. इसके अलावा हमने चीटिंग, मिसचिफ, अदर देन दैट किडनैपिंग, एब्डक्शन. तो ये कुछ मेजर ऑफेंसेस थे जो हमारा लास्ट क्लास में कवर हो चुका है. आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट जो ऑफेंसेस हैं वो रह गए हैं, वो करने वाले हैं. दैट इज अगेन joint liability offenses. So we will study section 299, that is culpable homicide not amounting to murder. And also section 300, that is culpable homicide amounting to murder. इसके अलावा जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली, अबेटमेंट होता है एंड ऑल्सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. सो लेट्स क्विकली जस्ट स्टार्ट अप द सेशन नाउ. So starting with abetment first of all, so write down the notes of abetment. Abetment का punishment होता है abetment के केस में an abetter is punishable दो तरीके से. an abetter is punishable if he do something or omits to do something. जो इंसान की लीगल ड्यूटी थी, अगर वो करने से आप ओमिट करेंगे उस एक्शन को और ये दोनों चीजों की वजह से अगर क्राइम हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है, तो इस केस में अबेटर को भी सजा मिलती है अंडर इंडियन पीनल कोड. तो अबेटमेंट होता क्या है, मतलब इस केस में आपने ऑफेंस नहीं किया है, ऑफेंस किसी और ने किया है, लेकिन आपने उस ऑफेंस को करने में किसी की हेल्प की है. अबेटमेंट इज ऑल अबाउट अ पर्सन हु हेल्प्स इन डूइंग द क्राइम. तो जो एक हेल्पर का काम करता है क्राइम को अंजाम देने में, उसको भी इंडियन पीनल कोड में बराबर की सजा तो नहीं होती है, अबेटमेंट में कम सजा होती है. 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अबेटमेंट कर सकते हैं. दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट, टू इंस्टिगेट अ क्राइम. इंस्टिगेट का मतलब है अल्टीमेटली आपने क्राइम को किसी को प्रोवोक किया है, इंस्टिगेशन दिया है, वर्बल इंस्टिगेशन हो या इस केसेस में अगर आपने डिस्क्रिप्टिव इंस्टिगेशन किया है, अल्टीमेटली किसी को प्रोवोक करना, उकसाना, बढ़ावा देना क्राइम करने के लिए, तो वो अबेटमेंट होगा. आपका एक दोस्त आपके पास आता है और बोलता है यार मेरे को अपने दुश्मन को मारने का मन है, तो आप कहते हो हाँ यार मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए अपने दुश्मन को, और वो जाके अपने दुश्मन को अगर मार देगा और इस चीज का प्रूफ है कि आपने उसको इंस्टिगेट और प्रोवोक किया था, तो आप पे अबेटमेंट लग जाएगा क्योंकि आपने सामने वाले को क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट और प्रोवोक किया है. अ वेरी अनदर बेसिक एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा हताश है और वो आके आपको बोलता है यार मेरा मर जाने का मन है, और आप उसको सजेशन देते हो कि हाँ यार सुसाइड कमिट कर ले, जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, मर जा, और वो जाके अगर आपकी बात सुन के सुसाइड कमिट कर लेता है, तो आप पे भी अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लग जाएगा. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता सिर्फ एक डायलॉग से, कोर्ट सारे एविडेंसेस को कंसिडर करता है, तो इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन भी अबेटमेंट के पर्व्यू में इंक्लूड होगा. नेक्स्ट होता है बाय प्रोवाइडिंग मटीरियल एड.
मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके दोस्त को क्राइम करना है, उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्राइम कैसे करूं। आपने कहा यार मेरे पापा की ना फार्मास्यूटिकल की केमिस्ट की शॉप है, मैं तेरे को लाके जहर दे देता हूं मारने के लिए। तो आपने उसको वो चीजें प्रोक्योर कराई जो क्राइम में हेल्प करेंगी। आपके एक दोस्त को रॉबरी करनी है और आपके फादर अगर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने लाके उसको गन दे दी अपने फादर की, तो आप पे भी अबेटमेंट लग जाएगा। तो मटेरियल हेल्प किसी को प्रोवाइड करना, मटेरियल एड प्रोवाइड करना या सामान प्रोक्योर कराना जिस वजह से अगला क्राइम करे, तो वहां पर अबेटमेंट लग जाता है। अब स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मर्डर करने का मन है और मैं मार्केट से जाके खंजर खरीद के लेके आई हूं, एक खंजर वाली शॉप से जिसमें बहुत बड़े बड़े हर तरीके के नाइफ्स मिलते हैं, तलवार भी मिलती है, तो वहां पर इस केस में जो शॉपकीपर है क्या उस पे अबेटमेंट लगना चाहिए? नहीं, उस पे अबेटमेंट नहीं लगेगा क्योंकि उसका काम है ये चीजें बेचना। तो इस केस में शॉपकीपर पे अबेटमेंट आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन वही खंजर अगर मैं अपने दोस्त को देती हूं कि ले जाके इससे तू किसी का गला काट सकता है, सब्जी मत काट, तो वहां पर अबेटमेंट मुझ पर लग सकता है क्योंकि मैंने मटेरियल एड और हेल्प प्रोवाइड कर दी है। थर्ड होता है बाय एक्टिवली एंगेजिंग। एक्टिवली एंगेज होने का मतलब है अल्टीमेटली कि आप साथ साथ कोई ना कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। आपके दोस्त ने कहा यार मैं क्राइम तो कर रहा हूं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं चोरी करने के बाद सामने वाले के घर से कैसे भागूंगा क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं है। आपने कहा यार मेरे पास स्कूटी है, मैं तेरे लिए घर के बाहर वेट करता रहूंगा, तू फटाफट से आ जाइयो, मेरी स्कूटी में बैठ जाइयो और मैं तुझे भगा के ले जाऊंगा। या मेरे पास कार अवेलेबल है, मैं घर के बाहर तेरा वेट करूंगा, तू आइयो और फटाफट से मैं तुझे भगा के ले जाऊंगा। तो यहां पर आप एक्टिवली एंगेज हो रहे हो उसके साथ क्राइम में, तो यहां पर अबेटमेंट लग जाएगा। तो make sure whenever CLAT throws a question of abatement in front of you, you'll have to check कि जो abatement है वो इन तीनों में से किसी भी एक फंडा से अगर हो रहा है, any of these things, ये जरूरी नहीं है तीनों चीजें होनी चाहिए, any of these things can be done to actually commit the offense of abatement। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी दुश्मन को मारना था, उसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सुपारी देते हैं जैसे आप लोग मूवीज में देखते हो, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को कॉल किया, उसको हायर किया कि ले यार तू मेरे लिए मुझसे 1 करोड़ रुपए ले और मेरे दुश्मन को मार दे। तो दुश्मन को अगर वो मेरे मार देता है तो जो मर्डर वाले चार्जेस हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट किलर पे लगेंगे, लेकिन सुपारी तो मैंने दी है, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने दिया है, इंस्टिगेट प्रोवोक तो मैंने ही किया है, तो यहां पर मुझ पर भी अबेटमेंट चार्जेस लग जाएंगे क्योंकि मैंने किसी ऑफेंस को बढ़ावा दिया है। अब यहां पर एक और पॉइंट निकल के आता है, ओमिट टू डू समथिंग, मतलब जो करना चाहिए था आपने अगले को अबेट करा कि वो चीज नहीं करी है आपने, तो वहां पर भी अबेटमेंट लग जाता है। कि सपोज कि एक घर में चोरी करनी है 4 चोरों को, वो गए एक दिन पहले, चोरी से 1 दिन पहले गए और उन्होंने घर के वॉचमैन से सेटिंग कर ली कि भाई तू रात को ना गेट मत लॉक करियो ताकि हम लोग इजीली घर में घुस पाएं, ताकि हमें एक इजी पैसेज मिल जाए घर में घुसने के लिए और हम चोरी करके निकल जाएं। तो वॉचमैन क्या करता है, वॉचमैन रात को गेट लॉक नहीं करता है। तो इस केस में अगर चोरी हो जाती है तो वॉचमैन पर भी अबेटमेंट लगेगा। अब आप सोचेंगे यार वॉचमैन ने क्या किया है, वॉचमैन ने एक्टिवली एंगेज होके डोर नहीं लॉक किया, जो उसकी ड्यूटी बनती थी, उसकी लीगल ड्यूटी बनती थी, और उसने उस ड्यूटी का ओमिशन किया है। ओमिशन का मतलब है जो चीज करनी चाहिए वो ना करना, इज कॉल्ड ओमिशन। तो क्योंकि यहां वॉचमैन ने ओमिशन किया है तो उस पर भी अबेटमेंट का चार्ज क्लियरली लग सकता है। सो यहां पर देखते हैं, सिमिलर पॉइंट्स आर गिवन टू इंस्टिगेट समवन, प्रोवोकिंग समवन टू कमिट अ क्राइम। आप डायरेक्टली एंगेज हो रहे हो, एक्टिवली एंगेज हो रहे हो उस इंसान के साथ कॉन्स्पिरेसी में, और इस केस में आपने कोई एक्ट किया या इलीगल ओमिशन किया, या आपने उसको कोई भी मटेरियल एड प्रोवाइड करी। इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज द अबेटमेंट चार्जेस विल बी प्रेस्ड अगेंस्ट यू। अब इसका कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सपोज कि 2 पुलिस ऑफिसर हैं, उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने एक लड़की का रेप कर दिया ऑन ड्यूटी, लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर जो था वो फ्रेंड था और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस केस में जो सेकंड पुलिस ऑफिसर था उस पे भी अबेटमेंट टू रेप लगेगा क्योंकि उसकी लीगल ड्यूटी थी क्राइम को बचाना। अपनी नजरों के सामने या अपने सामने उसने क्राइम को होने दिया, तो यहां पर अबेटमेंट टू रेप लगेगा। लेकिन अगर इस केस में कोई पासर बाय है, आप एक रोड से पास ऑन हो रहे हैं और आपके सामने घर में चोरी हो रही है और आपने चोरी को होने दिया,
आपने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि आप घबरा गए, आपने सोचा क्या खतरों के खिलाड़ी बनना यार, पहले अपनी जान बचाओ, फटाफट घर निकल लो। तो इस केस में क्या आप पे अबेटमेंट लगना चाहिए? नहीं लगेगा आप पे अबेटमेंट, क्योंकि आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती है क्राइम को बचाना। आप चाहें तो बचा सकते हैं, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, लेकिन आपकी क्योंकि ये कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती है, तो इस केस में आपको कोई पनिशमेंट अवेलेबल नहीं होगी। So ultimately, abatement can be done by these three methods that we have discussed so far. So now, understanding abatement by aid, instigation, and again by criminal conspiracy, and also now coming to criminal conspiracy, that is again an important joint liability offense. Criminal conspiracy is also a joint liability offense, जहां पर whenever two or more people, तो सबसे पहले आप ये समझेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कभी भी सिर्फ एक सिंगल बंदे पे नहीं लग सकता, द पर्सन विल नॉट बी पनिशेबल। हमेशा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दो या दो से ज्यादा लोग रिक्वायर्ड हैं ही हैं फॉर श्योर। सो whenever टू या ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब कंस्पायर करते हैं, मतलब जब ये षड्यंत्र रचते हैं कि इलीगल एक्ट को करना है, किसी भी ऑफेंस को करना है, किसी भी क्राइम को करना है। सेकेंड थिंग, ऐसी कोई एक्ट करना जो वैसे तो लीगल नहीं है, वैसे वो इलीगल नहीं है, मतलब कि वो लीगल एक्ट है बट उसको अनलॉफुल ढंग से करना, अनलॉफुल मीन्स और मेथड से उस एक्ट को करना भी, उस चीज का कॉन्स्पिरेसी करना भी आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशेबल होगा। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप और आपका फ्रेंड एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपके रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप लोगों ने सोचा कि एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, दैट्स लॉफुल, लेकिन उसको अनलॉफुल ढंग से लेना है क्योंकि आपने क्या करा, एक फेक मार्कशीट बनाया, फेक सर्टिफिकेट बनाया ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। तो इस चीज की अगर आपने कॉन्स्पिरेसी करी है, क्राइम अगर कर दोगे तो फिर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वगैरह में भी जाओगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ इज पनिशेबल। इसमें ना एक ट्रिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, वो ये क्वेश्चन होगा, आपने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा है, आपको पता है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड एक्चुअल कमीशन होती हैं 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने मिलके, ए और बी ने मिलके, ए बी और सी ने मिलके प्लानिंग करी कि हम लोग अपने दुश्मन को मार देंगे, प्रॉपरली कॉन्स्पिरेसी कर ली। उसके बाद उनमें से जो ए था, ए को लगा नहीं यार मेरे को क्राइम नहीं करना, वो जाके पुलिस को उसने बता दिया कि बी और सी मिलके हमारे दुश्मन को मारने वाले हैं, वो जाके पुलिस का एकॉम्प्लिस बन गया। अब पुलिस गई और पुलिस ने बी और सी को अरेस्ट कर लिया, अभी तक उन्होंने मर्डर किया भी नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछता है क्या बी और सी पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लग सकता है। बच्चे क्या सोचते हैं यहाँ पे, यार ये तो अभी प्रिपेरेटरी स्टेज में है और मैम ने बताया था प्रिपेरेटरी स्टेज पे तो पनिशमेंट नहीं मिलती। अरे वो प्रिपेरेटरी स्टेज में है लेकिन मर्डर के प्रिपेरेटरी स्टेज में है, यस उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, हम आपको प्रिपरेशन टू मर्डर के लिए कोई सजा नहीं दे रहे हैं, हम आपको सजा दे रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए। कॉन्स्पिरेसी तो आपने कर दी ना, कॉन्स्पिरेसी मतलब है षड्यंत्र रचना, तो मेंस रिया होता है इस केस में, जब तक वो षड्यंत्र आपके दिमाग में होता है, वो कॉन्स्पिरेसी आपके दिमाग में होती है। द मोमेंट आप उसको किसी के साथ डिस्कस कर लेते हो, प्लानिंग और प्रॉपरली प्लॉटिंग कर लेते हो, तो कॉन्स्पिरेसी में आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे अभी तक आपने ऑफेंस को अंजाम भी नहीं दिया है। दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नाउ कवरिंग अनदर वन, तो 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है, 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा है। इसके बाद इसके अलावा अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अलावा क्लैट आपसे क्वेश्चन पूछता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में, जो है सेक्शन 34 और 149। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करें, दैट्स हाईली एंड क्रूशियली इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नोट्स। सेक्शन 34 और सेक्शन 149 दोनों ही आपके जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में कवर होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, इसमें हम बोलते हैं देयर इज अ कॉमन इंटेंशन, 2 और मोर पीपल आर इन्वॉल्व, मतलब एक इकलौते इंसान पे, सिंगल इंसान पे कभी भी सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन नहीं लग सकता। इसको हम बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट।
लोग होते हैं 5 और मोर, मतलब आप ये क्लियरली समझ लीजिए कि अगर 5 से कम लोग हैं तो कभी भी उन पे 149 नहीं लग सकता। इट्स अ टाइम सेविंग टेक्निक। क्लैट में अगर पैसेज में आपको 149 गिवन है और एक क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इन लोगों पे 149 लगना चाहिए, द मोमेंट आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 4 ही लोग हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर जाएगा 149 के लिए, ये लोग लायबल नहीं है। दैट्स अ टाइम सेविंग टेक्निक। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस में यस लायबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नॉट लायबल पे जाना है और करेक्ट बिकॉज को पैसेज की लाइन से मैचअप करना है। तो 5 और मोर पीपल एंड दिस अ कॉमन ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होता है, देयर इज अ प्रीमेडिटेटेड प्लान, मतलब प्रॉपरली प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, एंड देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब है सबको पता होता है कि नाटक में हमारा क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर 4 लोग मिलके मर्डर करने गए हैं अपने दुश्मन का, पता है एक को कि उसने हाथ पकड़ने हैं, दूसरे को पता है उसने पैर पकड़ने हैं, तीसरे को पता है उसने दरवाजा लॉक करना है और चौथे को पता है कि उसने खंजर घोपना है पेट के अंदर। सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, सबका प्री मेडिटेटेड प्लान है, सबका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है। प्रायर मतलब इमीडिएटली नहीं होता है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। सब कुछ अगर इस केस में हुआ है तो इस केस में यह बोला जाता है एवरीवन इज जॉइंटली लायबल फॉर कमिटेड ऑफेंस, जो भी ऑफेंस उन्होंने कमिटेड किया है। अब अच्छा, एक और बात होती है, अपने आप में सेक्शन 34 की कोई सजा नहीं है। सेक्शन 34 सिर्फ डेफिनेशन ऑफर करता है, ये एक डेफिनेशन ऑफर करता है, ये सब्सटैंटिव सेक्शन है जो डेफिनेशन ऑफर करता है कि कौन से सिनेरियो में सब लोगों को बराबर की सजा मिलेगी। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इस केस में कल को जब कोर्ट में लेके गए तो जिसने हाथ पकड़े, जिसने पैर पकड़े और जिसने डोर लॉक किया, उन तीनों ने बोला कि यार सजा हमको क्यों दे रहे हो, सजा तो उसको दो जिसने एक्चुअली में छुरा घोपा है पेट के अंदर। तो कोर्ट कहेगा सेक्शन 34 आप सब पे अप्लाई हो रहा है, इसीलिए आप सबको सेक्शन 302 में मर्डर की सजा बराबर मिलेगी। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 34 कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक पर्टिकुलर क्राइम को अंजाम देते हैं, जहां प्री मेडिटेटेड प्लान होता है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होते हैं, तो सब लोगों ने जो भी ऑफेंस किया है मिलके सबको बराबर की सजा मिलेगी। अगर 4 लोगों ने मिलके किडनैपिंग करी है, एक बच्चा उठा के लेके आया है, दूसरे ने बच्चे को बांध दिया है, तीसरे ने बच्चे के पापा को कॉल किया है, तो तीनों को किडनैपिंग की सजा मिलेगी अंडर सेक्शन 34। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है 149। 149 में 5 और मोर पीपल होते हैं, यहां पर कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता, मतलब कोई ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती। कॉमन ऑब्जेक्ट कैन बी डेवलप्ड इंस्टेंटली। मेयर मेंबरशिप इज पनिशेबल। इसका सिर्फ मेंबर होना ही पनिशेबल है, मेयर मेंबरशिप इज पनिशेबल। यहां पर 2 सजाएं मिलती हैं, 2 पनिशमेंट्स। नंबर 1, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली की सजा मिलती है 149 में कि आप ऐसी असेंबली के मेंबर थे और स्पेसिफिक ऑफेंस जिसने जो किया है उसकी सजा मिलती है। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कॉमन पर्पस, कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने क्राइम को अंजाम दिया है, उन लोगों का कॉमन पर्पस था। उन लोगों का पर्पस कॉमन था, मतलब उनका ऑब्जेक्ट कॉमन था। चाहे यहां पे वो लोग, चाहे वो एक दूसरे को जानते भी ना हो, इमीडिएटली इंस्टेंटली जो प्लान डेवलप हो जाता है वहां पर भी 149 लग सकता है। यहां पे कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस नहीं होता, किसी को नहीं पता होता किसको क्या करना है, इंस्टेंटली लोग करते चले जाते हैं चीजों को, तो 149 लग जाता है। यहां पर अगर आप ऐसी असेंबली के सिर्फ मेंबर हो तो वहां पर भी आपको पनिशमेंट मिलेगी।
तो यहाँ दो पनिशमेंट मिलती हैं। अगर आप ऐसी असेंबली के मेंबर हो, मतलब क्राइम कर रहे हैं 6 लोग, आप उनको फुल टाइम पीछा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो, या सिर्फ आप इतना बोल रहे हो करो करो क्राइम करो, बढ़िया है बढ़िया है, आप बोल रहे हो हाँ बिल्कुल सही है करते रहो, तो आपको मेंबरशिप या अबेटमेंट की सजा मिलेगी। इसके अलावा स्पेसिफिक ऑफेंस, मतलब जिसने जितना नमक डाला था, जिसने जितने लेवल का क्राइम किया था, उसको उस लेवल की सजा मिल जाएगी। अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सेक्शन 149 विल बी, सपोजिटली 7 लोग मिलके एक किसी मिनिस्टर की स्पीच अटेंड करने गए हैं। उन 7 को मिनिस्टर को लेके कुछ ना कुछ भड़ास है, लेकिन 7 लोग एक दूसरे को नहीं जानते। अब मिनिस्टर स्पीच देके जैसे ही स्टेज से उतरा, एक को गुस्सा आया, उसने मिनिस्टर पे लेके पत्थर फेंका, मिनिस्टर बच गया, उसको चोट नहीं लगी। दूसरे को गुस्सा आया, उसने मिनिस्टर के आगे पैर अड़ाया ताकि मिनिस्टर गिर जाए। तीसरे ने लेके मिनिस्टर को चांटा मारा। चौथे ने मिनिस्टर का हाथ तोड़ दिया। पांचवे ने बहुत देर से उनको अबेट कर रहा था, ये बोल के इंस्टिगेट, मारो इसको मार डालो इसको, ये बहुत गलत है, ऐसा काम करता है, हमारे लिए कुछ काम नहीं करता, मारो इसको। तो सभी लोगों को यहां पर नंबर 1 सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली की सजा तो सबको मिलेगी। 34 में अपने आप में कोई सजा नहीं है, 34 से अल्टीमेटली देखा जाता है कि आप लोगों ने मिलकर कौन सा क्राइम किया है, उसकी सजा सबको मिलती है। 149 में मेंबर होने की भी सजा मिलेगी आपको, कि आप ऐसी असेंबली के मेंबर हो तो आपको 149 में सजा मिलेगी। इसके अलावा जिसने जितना, मैंने जैसा कहा, नमक डाला है उतनी नमकीन सजा। तो जिसने सिर्फ उकसाया था, अबेट किया था, उसको अबेटमेंट की सजा मिलेगी। जिसने मिनिस्टर को थप्पड़ मारा था उसको हर्ट की सजा मिलेगी। जिसने हाथ तोड़ दिया था उसको ग्रीवियस हर्ट की सजा मिलेगी। जिसने इस केस में वर्बल अब्यूज किया था उसको डिफेमेशन की सजा मिल जाएगी। तो जिसने जिस हिसाब से क्राइम किया है वो सजा, प्लस इसके अलावा 149 का मेंबर होने की सजा, ये 2 सजा मिलती हैं। एंड दैट इज व्हाई ये दोनों ऑफेंसेस जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में आते हैं, जब जॉइंटली मिलके लोग काम करते हैं। अब स्ट्रैटेजी समझिए कि पैसेज में क्लैट हमेशा सेक्शन 34 और 149 के क्वेश्चंस आपको एक साथ ही देगा। अब आपको ये कैसे फिगर आउट करना है, अगर आप 34 के इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट को फिट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, अगर आपको लगता है सपोजिटली 5 से ज्यादा लोग हैं उस केसेस में, या 2 लोग हैं, अगर तुम ये मान के चलो 2 लोग हैं कि उनका ये सारे इंग्रेडिएंट्स फिट हो रहे हैं, ये सेम मिनिस्टर वाला पूरा सीन हुआ है लेकिन 2 लोगों ने किया है। पहले को गुस्सा आया, उसने मिनिस्टर को अड़ंगी दी, थप्पड़ मारा, चांटा मारा। दूसरे को भी इमीडिएटली गुस्सा आया, उसने लेके खंजर मार दिया। तो यहां, और वो दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी नहीं था, तो आप उन दोनों लोगों पे 149 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 5 लोग मिनिमम क्राइटेरिया हैं। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब पैसेज में 34 और 149 साथ में दिया होता है, तो उनको ये लगता है बाय डिफॉल्ट अगर 34 नहीं लग रहा तो 149 लग जाएगा, और अगर 149 नहीं लग रहा तो ऑटोमेटिकली 34 लग जाएगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से नहीं है कि 34 नहीं लग रहा तो 149, 149 नहीं लग रहा तो 34, वाइज वर्सा नहीं करना। 34 को अप्लाई करने के लिए 34 के इंग्रेडिएंट चेक करोगे, 149 को अप्लाई करने के लिए 149 के इंग्रेडिएंट चेक करोगे, और सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे। अगर कोई भी माइनस है, कोई भी सब्ट्रैक्टेड है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं लगेगा। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक nominalities between these two offenses. So, आसिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बेंच ऑफ जजेस ने भी ये बात बोली थी। सेक्शन 34 इस वाले केस में बताया गया था कि 34 ये बताता है कि इट हैज टू बी द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, एंड इंटेंशन इज कॉमन टू ऑल। सो इस केस में कल्पेबिलिटी, सबकी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक दूसरे की तरफ, और सब लोग जॉइंटली लायबल होते हैं फॉर द ऑफेंस दे हैव कमिटेड। सो इस केसेस में हमें यह प्रूव करना जरूरी है कि कॉमन इंटेंशन थी सबकी, एंड अल्टीमेटली सबको पता था कि क्राइम किस तरीके से करना है। देयर वाज अ प्रीमेडिटेटेड प्लान। ऑन द कॉन्ट्ररी, एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 149 कैरीज द कॉमन ऑब्जेक्ट फंडा। तो इस केसेस में जब भी कॉमन ऑब्जेक्ट रहेगा तो सब मेंबर्स को अनलॉफुल असेंबली का पार्ट माना जाएगा, और अनलॉफुल असेंबली के अंडर सबको सेक्शन 149 में मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली की सजा मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक ऑफेंस, वो तो मिलेगा ही मिलेगा।
सेक्शन 34 एंड 149 के बीच में अगेन जैसे मैंने कहा 34 में अपने आप में कोई सजा नहीं है, 34 सिर्फ ये चेक करता है कि आप लोगों ने मिलके कौन सा ऑफेंस किया है, उसकी सजा सबको बराबर की मिलेगी। कॉमन इंटेंशन 34 में इट्स नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन आईपीसी। यहां पर क्या चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स चाहिए, यस, एप्लीकेबल टू 2 और मोर पर्सन, मतलब सिंगल इंसान पे 34 नहीं लग सकता। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है हर मेंबर को पता है उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नाटक में, क्राइम नाम के नाटक में तो सबको सबके रोल्स डिफाइंड है, सबको पता है किसने क्या करना है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हम लोग यहां पर भी एक बार लिख देंगे तो बेटर रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड बाय द मेंबर्स। सेक्शन 149 ऑफेंस क्रिएट करता है, अपने आप में मेंबरशिप पनिशेबल है, और कॉमन ऑब्जेक्ट अगर डेवलप हो गया तो जिस तरीके से इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं भी होता, 5 और मोर पीपल आर रिक्वायर्ड। एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ मेंबरशिप भी पनिशेबल है, मतलब आप सिर्फ मेंबर हो ऐसी असेंबली का, आपने कुछ नहीं किया, आपने नाटक में कोई रोल नहीं निभाया, तब भी आपको 149 की सजा तो डेफिनेटली मिल जाएगी। Now understanding a few questions based on this passage now. तो joint liability, common liability, constructive liability, vicarious liability, ये सब कुछ convey करते हैं the connotation of vicarious liability. That is like the persons are liable for each other. The most appropriate expression in joint liability will be about the constructive liability, जिसको denote किया जाता है अगर कोई भी इंसान offense करता है which has not been actually committed but cannot escape from the responsibility. तो इस केस में पर्सन ये मान लिया जाता है कि ही इज लाइबल फॉर द अदर पीपल ऑल्सो। दस एन एक्ट कमिटेड बाय अनदर पर्सन विल बी एट्रीब्यूटेड टू द अक्यूज, अगर कोई दूसरा भी कर रहा है, अगर उनका कॉमन इंटेंशन रहा है, मतलब मेरा और मेरे फ्रेंड का प्लानिंग था किसी का मर्डर करना है, लेकिन अल्टीमेटली प्लान ये था कि मर्डर जाके वो करेगा घर के अंदर और मैं बाहर कार में बैठ के तैयार रहूंगी उसको भगाने के लिए। तो क्योंकि हम दोनों का पूरा कॉमन इंटेंशन था, मैंने ही उसको मर्डर वेपन दिया, सब चीजें प्रोक्योर कराई, तो नेट नेट यहां पर सेक्शन 34 में हम दोनों को ही 302 मर्डर की सजा मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉमन ऑब्जेक्ट हैज टू बी डेवलप्ड इन सेक्शन 149 आईपीसी। 149 अगेन वाइकेरियस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बताता है, 5 और मोर पीपल आर रिक्वायर्ड, जहां पर सारे मेंबर्स को भी पनिशमेंट मिलती है। इन सच केसेस द पर्सन इज लाइकली टू बी कमिटेड द ऑफेंस। 149 एनविसाज करता है द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अगर आप कॉमन ऑब्जेक्ट को परस्यू करते करते कोई क्राइम कर बैठेंगे तो आपको सजा मिलेगी। यहां पर ये कॉन्टेम्पलेट किया जाता है कि नॉलेज था सभी मेंबर को कि हम जो कर रहे हैं वो एक क्राइम होगा, तो इस केस में 149 के लिए एप्लीकेबिलिटी होगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, लीडर ऑफ एन नक्सलाइट ग्रुप रूपावती ने एक असेंबली ली 25 से 30 लोगों की with an object to dismantle the polling booths during the election in her state। तो यहाँ पे उनका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था कि हम सारे पोलिंग बूथ्स को डिसमेंटल और डिस्ट्रक्ट कर देंगे इलेक्शंस के दौरान। हाउएवर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो मौकाए वारदात पर नहीं पहुंची और वो घर पे ही रुक गई, लेकिन बाकी के मेंबर्स ने पूरा पूरा अपना काम किया। तो अब आपको पूछा गया है क्या रूपावती लायबल है इस केस में 149 में? चारों ऑप्शंस 149 के, तो क्लियरली हमको पता है कि रूपावती इस मेंबर ही नहीं है, वो घर पे बैठी हुई है, वो आई ही नहीं है, तो क्लियरली आंसर निकलेगा नोज में से। या तो ये हो सकता है नॉट लायबल या ये हो सकता है। द इजी एलिमिनेटर्स वुड बी ए एंड सी। बी ने कहा रूपावती इज नॉट लायबल एज शी वाज नाइदर प्रेजेंट नॉट डिड एनीथिंग रॉन्ग। डी ने कहा नॉट लायबल बिकॉज शी डज नॉट शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्ट to all the members of assembly and if it was so she would have joined it whatsoever the situation would be। तो यहां पर वो ज्वाइन कर लेती, ये जो है ये जनरलाइज रीजनिंग है, तो इसका रीजन बीइंग जनरलाइज्ड, इसको एलिमिनेट करके बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, दैट शी वाज नॉट प्रेजेंट, ना ही उसने कुछ गलत किया, मतलब शी वाज नॉट द member of the 149 assembly, therefore B has to be the correct answer choice। यूनियन ऑफ एम्प्लॉय हैं डिफरेंट बैंक्स के, जिन्होंने प्लान किया कि वो लोग स्ट्राइक पे जाएंगे और एक पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज करेंगे इन द ऑपोजिशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स।
However, when they were protesting, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ मेंबर्स ने, यूनियन के कुछ मेंबर्स वायलेंट हो गए, डिस्ट्रक्ट कर दी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आरबीआई की। तो अब आपको बताना है सारे मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका मेजर मोटिव था कि चलो आज पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग स्ट्राइक करेंगे, ये उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था। उसमें से कुछ मेंबर्स वायलेंट हो गए और उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब मिसचिफ का क्राइम कर दिया। तो अब आपसे ये पूछा गया है अल्टीमेटली बाकी के मेंबर्स, ऑल मेंबर्स की क्या लायबिलिटी यहां पे रहेगी। फर्स्ट कहता है ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियंस आर लायबल फॉर वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन एज दे फॉर्म्ड एन असेंबली टू डिस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। उन्होंने असेंबली इसलिए फॉर्म की कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करेंगे, इसका रीजनिंग थोड़ा सा इनसफिशिएंट है। बी ने कहा ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियंस आर नॉट लायबल फॉर वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई एज द असेंबली वाज नॉट फॉर्म्ड फॉर सच एक्टिविटीज। सी ने कहा ऑल द मेंबर्स आर लायबल फॉर वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन एज दे हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। Only the violent members of the unions are liable for the violence of RBI as they only destroyed the property. Henceforth, that's a correct answer. क्योंकि यहां पर peaceful protest करना, peaceful rally करना was the common object shared by all. अगर उनमें से कुछ लोग वायलेंट हो गए जिसके बारे में बाकियों को पता भी नहीं था, बाकियों को पता भी नहीं था कि इनका पर्पस हो जाएगा डिस्ट्रक्शन करना, वायलेंस करना, तो उसके लिए बाकियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ वायलेंट मेंबर्स को मिलनी चाहिए। Henceforth, D has to be the correct answer choice. संता एंड बंता ट्विन ब्रदर्स थे जिनके बीच में डिस्प्यूट हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, कौन पहले पैदा हुआ है। एक दिन संता अपने 5 दोस्तों के साथ गया गन लेके और लाठी लेके अपने ब्रदर को ये एडमिट कराने की तू मान ले मैं बड़ा हूं। तो संता प्लस 5 फ्रेंड्स आर्म्ड होके वेपन्स के साथ लाठी और गन लेके गए थे ये यकीन दिलाने अपने भाई को कि वो ये मान ले कि हाँ जो भाई गुंडे लेके आया है कि वही भाई बड़ा है। तो एंड ऑन डिनायल संता शॉट हिम डेड। जब उसने मना किया तो संता ने गोली चला दी और जो उसका भाई है ही डाइड। क्या सिर्फ संता लायबल है मर्डर के लिए? नहीं, संता एंड ऑल 5 मेंबर्स आर लायबल फॉर 149 एंड 302 मर्डर की सजा भी मिलेगी। संता के फ्रेंड लायबल नहीं है मर्डर के, क्योंकि अब आपको लगेगा दोस्तों ने मारा है यार, दोस्तों को तो पता ही नहीं था कि संता को गुस्सा आ जाएगा वो मार देगा। आप ये देखो जब इन सब लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है अगले को डराना, और डरा किस चीज से रहे हो तुम डरा रहे हो उसको, अगले को आर्म्ड वेपन से। तो अगर आप किसी को डराने जा रहे हो गन से, वेपन्स के साथ, लाठी के साथ, तो क्या आपको ये नहीं पता था, क्या आपको ये नॉलेज नहीं थी कि गोली वोली चल सकती है, कोई जख्मी वगैरह हो सकता है अगर गन कैरी कर रहे हो। सो बाय दैट नोट सारे दोस्त लायबल होंगे यहां पर, क्योंकि सब लोग वेपन्स के साथ गए थे। तो इस केस में बी हैज टू बी द आउटराइट करेक्ट आंसर। डी ने कहा संता एंड फ्रेंड्स आर नॉट लायबल, क्लियर एलिमिनेटर। फ्रेंड्स आर नॉट लायबल, एलिमिनेटर। ओनली संता इज लायबल, अगेन एन एलिमिनेटर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता कि संता और उसके दोस्त सिर्फ कन्विंस करने गए और संता चुपचाप अपने पॉकेट में गन छुपा के ले गया, इसका मतलब बाकी फ्रेंड्स को कोई नॉलेज नहीं थी, कोई पर्पस नहीं पता था कि संता मारने जा रहा है। फिर अगर संता गोली चलाता तो करेक्ट आंसर होता ए, सिर्फ संता लायबल है। लेकिन सभी दोस्त लाठी और गन लेके गए थे, इसका मतलब सबको पता था, नॉलेज थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। Henceforth, B is the correct answer choice. रणछोड़, राजू, फरहान एंड चतुर, तो टोटल 4 लोग हैं। दे वर ग्रेट फ्रेंड्स एंड अल्टीमेटली एक दिन उनका एक म्यूजिक बैंड था रशिया में। When they heard that a BTS concert is going to happen in India, they could not resist and bought the ticket as soon as possible. उन्होंने BTS concert की टिकट खरीद ली। However, they plan to meet them personally and plan to kidnap the guard, and doing so, चतुर kidnap the security guard. तो चारों फ्रेंड्स ने मिलके प्लान किया कि वो गार्ड को किडनैप कर लेंगे।
ताकि वो इजीली कॉन्सर्ट में घुस पाए। आपको पूछा गया है कि आर दे ऑल लाइबल अंडर सेक्शन 149। अब यहां पर आ गया टाइम सेविंग टेक्निक जो मैंने आपको बताया। जैसे ही मुझे पता है कि लोग 4 हैं तो ऑटोमेटिकली 149 तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि 149 के लिए 5 और मोर पीपल आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। ऑन दैट नोशन only they are all liable under 149, eliminator. They are not liable under 149, that is a considerable option. Only चतुर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या सबकी क्या लाइबिलिटी है, आपसे ये नहीं पूछा चतुर की क्या लाइबिलिटी है, जिसने किडनैप किया उसकी क्या लाइबिलिटी है, जो बाहर खड़ा था उसकी क्या लाइबिलिटी है। Therefore C eliminator. They all are liable under 149, again a clear eliminator. तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पूछा है कि 149 लगेगा कि नहीं लगेगा। So on that notion D has to be the correct answer. C भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि 149 इन लोगों पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये नहीं पूछा कि चतुर की क्या गलती है। Therefore D has to be the correct answer choice. एक ग्रुप था 30 लोगों का, मोर देन 30 इनफैक्ट, मोर देन 30 लोगों का ग्रुप था जिसका नाम था बजरंग दल। उन्होंने देवर आर्म्ड विद लाठीज, फिर दोबारा देख लो कि दे आर टोटली आर्म्ड विद वेपन्स, लाठीज गन्स के साथ, एंड कलेक्ट वाज रोमिंग इन द लार्ज नंबर ऑफ people in Valentine's Day to punish all the lovers and unchaste Indian culture. In doing so, one of the party members, Kaleen Bhaiya, beat one of such person who was caught by Bajrang Dal involved in such activities. Guddu was opposing the ideologies. तो यहां पर इन सबका एक ग्रुप था, इनका पर्पस था कि वैलेंटाइन डे पे जो भी कपल इनको मिले उनको लेके ये लोग मारेंगे, क्योंकि ये लाठी और गन के साथ जा रहे थे। इनका पर्पस ये था कि यार जो लोग हमारे इंडिया की जो कल्चर है उसको भंग कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को जो लोग भंग कर रहे हैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करके, तो आइए मिलके उन कपल्स को मारेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया, उनमें से कालीन भैया को गुस्सा आया और उन्होंने एक लड़के को इतनी बुरी तरह मारा इस एक्टिविटी में, लेकिन गुड्डू अपोज कर रहा था, लेकिन मेंबर गुड्डू डाइड ऑन द स्पॉट। जिसको उसने कालीन भैया ने मारा वो था गुड्डू, और इस गुड्डू को जब उसने मारा तो गुड्डू मर गया। अब आपसे पूछा गया है कि बाकी मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा अभी संता वाले क्वेश्चन में हुआ था कि अगर तुम लाठी गन लेके जाओगे, वैलेंटाइन डे पे निकलोगे और तुम्हारा मकसद भी यही है कि बच्चों को आज के दिन लेसन टीच करेंगे, मारेंगे जो कपल्स हमको मिल गए, तो इसका मतलब ये सोचना बिल्कुल नॉलेज काफी है कि किसी ना किसी की डेथ भी हो सकती है। तो देयरफॉर ऑल पीपल हैव टू बी लायबल अंडर 149। तो ओनली कालीन भैया लायबल, अगेन एलिमिनेटर। होल बजरंग दल लायबल फॉर द डेथ ऑफ गुड्डू एज असेंबल फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट, यस करेक्ट आंसर। सी ने कहा होल दल इज नॉट लायबल, एलिमिनेटर। Whole dal is liable for the death of Guddu as the assembly was unlawful assembly. तो assembly unlawful थी या common object था? Better legal reasoning B के अंदर है, because that is aligning with the lines of the passage also. Therefore, D is the eliminator and B is the correct answer given the appropriate legal reasoning henceforth. Okay. Now understanding the difference between section 299 और 300. तो आज की क्लास में मेजरली जो पहले हमने जॉइंट लाइबिलिटी ऑफेंसेस करे हैं वो 4 हैं जो हो चुके हैं हमारे क्लियरली, जिन पे अक्सर क्लैट आपसे क्वेश्चन पूछता है, अबेटमेंट पे, कॉन्स्पिरेसी पे। सेक्शन 34 और 149 पे हमेशा कलेक्टिवली एक ही पैसेज में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अनदर major significant topic in IPC is understanding the difference between section 299, that is culpable homicide not amounting to murder, and section 300, that is culpable homicide amounting to murder. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? तो सबसे पहले आइए जानते हैं होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड दोनों में कॉमन है। होमिसाइड का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है। तो इस केस में अगर आप कोई जानवर मार दोगे तो 299 और 300 आप पे नहीं लग सकता। इंसान जब इंसान की जान लेता है तभी सिर्फ होमिसाइड लग सकता है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है अ किलिंग फॉर विच द अक्यूज्ड कैन बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल। कल्पेबल का मतलब है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जब आप किसी को मार दोगे।
नॉन कल्पेबल जिसमें आप लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, जैसे कि एक्सीडेंट केसेस होते हैं या जो आपके जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 के बीच में फॉल करते हैं, वो आ जाएंगे नॉन कल्पेबिलिटी पे। नाउ मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, उसके थ्रू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या होता है सेक्शन 300। तो दोनों की अगर हम डेफिनेशन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा पॉइंटर बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे। 3 ऑफेंसेस होते हैं, ये ध्यान रखना। व्हेनेवर अ पर्सन डाइज, कोई भी इंसान जब कभी मरता है, अनलेस एंड अनटिल जब भी कोई इंसान मरता है, तो अनलेस एंड अनटिल आप डिफेंस इस्तेमाल करके बच रहे हो तो अलग बात है। अगर कोई डिफेंस नहीं है तो आपको सजा मिलेगी। 3 टाइप के ऑफेंसेस आप पे लग सकते हैं, कोई भी एक लग सकता है अगर आपने किसी की जान ली है। नंबर 1 सेक्शन 299, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसको अभी के लिए समझने के लिए हम लोग सिर्फ शॉर्ट में कल्पेबल होमिसाइड बोलेंगे, 299 बोलेंगे। सेक्शन 300 में भी कल्पेबल होमिसाइड वर्ड कॉमन है, क्योंकि तुमने जान तो किसी की ली और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है, बट इसको हम बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। शॉर्ट में अभी समझने के लिए हम सिर्फ इसको मर्डर बोलेंगे। तो नेट 299 है नॉन मर्डर, वहां भी आपने किसी की जान ली है, किसी को मार दिया है, और 300 में भी आपने किसी की जान ली है, किसी को मार दिया, लेकिन उसको हम मर्डर बोलेंगे। अगर मैं इन दोनों की सजा की बात करूं तो 299 में थोड़ी सी कम सजा है, 300 में ज्यादा पनिशमेंट है, क्योंकि 300 ज्यादा हीनियस में कवर होगा। इसके अलावा एक होता है सेक्शन 304A, जो होता है आपका डेथ बाय नेग्लिजेंस, जिसमें इन दोनों से भी सबसे ज्यादा लीस्ट पनिशमेंट है, क्योंकि यहां पे आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, तो वहां पर आप पे लग जाता है डेथ बाय नेग्लिजेंस 304A। अब ये दोनों समझना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये फिर भी बहुत इजी है कंपैरेटिवली। 299 और 300 समझेंगे विद द वे ऑफ सम नोट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। तो पहले समझते हैं सेक्शन 300, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने अभी कहा मर्डर। Done by imminently dangerous act where death in all probability ये 3 माध्यम होते हैं जिसके थ्रू आप किसी का मर्डर कर सकते हैं। तो नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ऑफेंस होने के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस चाहिए। तो मेंस रिया आपका क्या होता है कि यार आज तो मैं सामने वाले की जान ले लूंगा, वो इंटेंशन ना आपके एक्शंस में दिख रही होती है।
ये डिफरेंस होता है। अब आप कैसे पहचानोगे कि अगला तो बोल देगा बाद में मारने के बाद, यार मेरा तो इंटेंशन नहीं था मारने का, 299 लगा दो मुझ पे, कम सजा दे दो मुझे, लेकिन अगले के एक्शन से दिख जाता है कि उसका इंटेंशन था मारने का। तो नंबर 1 आपका इंटेंशन था किसी की जान लेने का। आपने ये कैसे किया? इन तीनों में से किसी भी चीज से। तो या तो आपने एक इतना खतरनाक इमिनेंटली डेंजरस एक्ट किया, दरिंदगी की आपने सारी हदें पार कर दी, जहां पर आपको पता था कि डेथ होना निश्चित है भाई बॉस, आज तो डेथ जरूर हो जाएगी इन ऑल प्रोबेबिलिटी, मतलब 100% चांस है जान जाने का, तो वहां पर आप पे मर्डर लग जाएगा। आप किसी पर छुरा से या नाइफ से किसी के बैक पे 10 बार घोंप रहे हो छुरा, तो वो अपने आप में इमिनेंटली डेंजरस में फॉल करेगा और आप पे मर्डर लग जाएगा। अगेन, विक्टिम स्पेशल कंडीशन नोन, जब आपको सामने वाले की दुखती नस के बारे में पता था और आप उसी पे हाथ रखकर उसकी जान ले लेते हो, तो आप पे 300 लग जाता है। अगर आपको कंडीशन के बारे में पता था, अगर आपको कंडीशन के बारे में नहीं पता था तो 299 लग जाएगा। कैसे, वो भी बताऊंगी अभी। तो आपको पता था कि अभी आपका जो दोस्त है वो रिसेंटली उसकी स्टमक की सर्जरी हुई है, और एक दिन आपका अपने फ्रेंड के साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसमें आपने बहुत तेज की सिर्फ एक मुक्का मारा अपने दोस्त के पेट में, और वो मुक्का खाते ही आपके दोस्त की जान चली गई, तो आप पे 300 लग जाएगा मर्डर, क्योंकि आपको विक्टिम की स्पेशल कंडीशन की जानकारी थी। अगेन अ सिंपल एग्जाम्पल, आपको पता है जो आपका दुश्मन है वो अस्थमा का पेशेंट है, तो इस केस में ऑल यू हैड टू डू इज हाइड द अस्थमा पंप। आपने उसका अस्थमा पंप छुपा दिया पर्पसफुली, इंटेंशनली, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसने अपना पंप ढूंढा, उसको नहीं मिला और उसकी डेथ हो गई, तो आप पे लग जाएगा सेक्शन 300, क्योंकि आपको विक्टिम की स्पेशल कंडीशन की जानकारी थी और अकॉर्डिंगली आपने अपना वार किया। थर्ड तरीका जिसके थ्रू आप मर्डर कर सकते हो, जब आपको पता था ये जो आप काम करने जा रहे हो वो अपने आप में सफिशिएंट है, इनफ है टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का मतलब है अमूमन सिनेरियो में ये जो आप काम कर रहे हो इससे डेथ हो जाती है। कैसे पता चलेगा अमूमन सिनेरियो में हो जाती है? जब आपका जो एक्ट है वो कम से कम मोर देन 50% की प्रोबेबिलिटी कैरी करता है डेथ कॉज करने के। जब आपको पता है कि जो आप एक्शन कर रहे हो उसमें मोर देन 50% चांस है डेथ का। एग्जाम्पल, आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी के मुंह पे तकिया रख के उसका सांस या दम घोटा, तो आप पे मर्डर लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुंह पे तकिया रखने से इंसान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और उस केस में ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको पता था कि किसी की जान लेने के लिए उसको 10th फ्लोर से एक बार फेंकना काफी है, तो आपने उसको 10th फ्लोर से एक बार फेंका और अगला मर गया, तो आप पे लग जाएगा सेक्शन 300 मर्डर। जस्ट इन केस आपने इन तीनों में से कुछ भी किया लेकिन उस बेचारे के साथ जाखो राखे साहिया मार सके ना कोई वर्क कर गया, वो बच गया, डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया, तो तब आप पे लग जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि आपने तो अटेम्प्ट ले लिया था, आपने तो मर्डर करने का सोच लिया था, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया, तो आपको सजा मिलती है अटेम्प्ट टू मर्डर की, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। तो जब कभी भी अब आपके पास क्वेश्चंस आए, जब आपको ये चेक करना हो कि सेक्शन 300 मर्डर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो ऑल यू हैव टू डू इज चेक कि इन तीनों में से कोई एक जगह अगर आपके फैक्ट्स की स्टोरी फिट हो गई तो करेक्ट आंसर होगा द पर्सन इज लायबल फॉर मर्डर। अब बात करते हैं सेक्शन 299 की। सेक्शन 299 ये कहता है that is called culpable homicide.
इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी किया तो आप पे कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 299 लग सकता है। तो यहां पर अगर आपको पता है एक्ट आपने इस इंटेंशन के साथ की है, जहां आपको पता है कि जो मैं करने जा रहा हूं उससे सामने वाले की डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, टोटल 50-50% चांस है। एग्जाम्पल, आपने किसी पर छुरे से वार किया एक बार, लेकिन पीठ पर एक बार छुरा से वार करने में 50-50% चांस है। कोई फ्रेजाइल पर्सन होगा तो छुरा आर पार हो जाएगा, उसी टाइम मर जाएगा। हो सकता है कोई इंसान का अच्छा स्टैचर हो, अच्छा बिल्ट हो, वहां पर एक छुरा सिर्फ एक वार करने से 50% की प्रोबेबिलिटी है कि कोई मर जाएगा। 100% या मोर देन 50% का चांस नहीं है। लेकिन आपने एक ही बार वार किया, लेकिन अगला आपका वार नहीं झेल पाया, वो मर गया, तो इस केसेस में आप पे लग जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सिमिलरली अगर आपको नॉलेज थी, आपको ये यकीन था या आपको ये नॉलेज थी कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूं उससे सामने वाले की डेथ हो सकती है, अगेन 50-50 सिनेरियो होता है यहां पर भी, कि आपको ये पता होता है कि जो मैं करने जा रहा हूं उससे हो सकता है सामने वाले की डेथ हो जाए, हो सकता है बच जाए। तो अगर उसकी डेथ हो गई तो आप पे लग जाएगा सेक्शन 299। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ सिंपल एग्जाम्पल कि एक स्नेक चार्मर है, उसके पास एक सांप है जो कि पॉइजनस है, तो वो वहां पर एक रोड पे शो कर रहा है और उसने ऑडियंस में से, स्पेक्टेटर्स में से एक बंदे को बुलाया और कहा प्लीज अपने हाथ में 2 मिनट सांप लेके खड़े हो जाइए, मुझे एक मैजिक दिखाना है। अब जो कि सांप था वो पॉइजनस था, सांप ने स्पेक्टेटर को काट लिया और स्पेक्टेटर मर गया। तो यहां पर स्नेक चार्मर पे लग जाएगा सेक्शन 299, क्योंकि उसको ये नॉलेज थी कि पॉइजनस स्नेक डस सकता है, स्टिंग कर सकता है, जान जा सकती है स्पेक्टेटर की। 50-50% चांस है, क्या पता स्नेक ना काटता, स्नेक का मन ही ना करता काटने का, तो 50-50% चांस था, क्योंकि देयरफॉर यहां पर भी लग जाएगा सेक्शन 299, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब सपोजिडली अभी जो हमने पहले एक क्वेश्चन किया, जो पहले हमने मर्डर में किया, विक्टिम की स्पेशल कंडीशन के बारे में अगर आपको नहीं पता था, तो अगर अब आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हुई, आपको नहीं पता था कि आपके दोस्त की स्टमक सर्जरी हुई है, वो ऑलरेडी 1 मंथ से छुट्टी पे था, लेकिन आपको नहीं पता था कि उसकी सर्जरी हुई है, और गुस्से में आपने सिर्फ एक मुक्का मारा था उसके पेट में और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि आपको नहीं पता था अपने दोस्त के इस चीज के बारे में, तो आप पे लग जाएगा अगेन सेक्शन 299, क्योंकि आपको विक्टिम की स्पेशल कंडीशन की जानकारी नहीं थी। लेकिन जो आपने एक मुक्का मारा है वो लाइकली टू कॉज डेथ था, 50-50% चांस है कि मुक्के खाने से किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई बच भी सकता है, तो देयरफॉर आप पे लग जाएगा सेक्शन 299। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं सेक्शन 304A पे। सेक्शन 304A होता है डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेथ बाय नेग्लिजेंस ये कहता है जब आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती किसी को मारने की, ना ही आपकी इंटेंशन है किसी को मारने की, ना ही आपकी इंटेंशन है किसी को चोट पहुंचाने की, ना ही आपकी इंटेंशन है किसी को ग्रीवियसली इंजर करने की, कोई इंटेंशन नहीं थी आपकी, इस तरीके से आपका कोई मेंजरिया नहीं था जान पूछने वाला। आपसे सिर्फ क्या हुआ है, आपका मेंजरिया क्या था कि आपने नेग्लिजेंस या रेकलेस या फिर कोई रैश एक्ट किया, और इस एक्ट की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप पे सेक्शन 304 में डेथ बाय नेग्लिजेंस लगता है, जिसकी इन कंपैरिजन टू 299 और 300 कम सजा होती है, थोड़ी सी कम सजा होती है। मोस्टली रोड एक्सीडेंट्स में जब कभी भी डेथ होती है तो ड्राइवर पे सेक्शन 304A लगता है। क्लैट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक लड़की है, वो अपने रूफ टॉप पे गई, छत के सबसे ऊपर गई अपने फादर की गन लेके, और उसने ऐसे एयर फायर किया, स्काई में देख के बुलेट को फायर किया, क्योंकि वो किसी को नहीं मारना चाहती थी, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसने एयर फायर किया। लेकिन जब उसने एयर फायर करा तो बुलेट निकली और एक पेड़ से टकरा के किसी पासरबाई को लग गई और वो इंसान मर गया। तो इस केस में उस लड़की पे लग जाएगा डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को चोट पहुंचाने की, लेकिन उसका ये जो एक्शन था वो अपने आप में नेग्लिजेंट एक्ट था, रेकलेस एक्ट था, एक रैश एक्ट था, और इस वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ बाय नेग्लिजेंस की पीनल प्रोविजंस में सजा मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर। So with this again caused with the done with the
intention of likely to cause death, and if it is done with the bodily injury जिसमें पता है the person whom the harm is caused, so that will all amount to culpable homicide and murder. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं मर्डर की. These are the exceptions of section 300 कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है तब जब अगले ने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया. ग्रेव का मतलब है बहुत सेवियर और सडन का मतलब है इंस्टेंटली किसी ने प्रोवोक किया, तो वहां पर अगर आप उसका मर्डर कर दोगे तो आपको 299 में सजा मिलेगी. ऐसा नहीं कि आपको सजा नहीं मिलेगी, 299 में सजा मिल सकती है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में. अगर आपने प्राइवेट डिफेंस में किसी को मारा तो 76 से 106 के बीच में आप बच सकते हो और हो सकता है आपको कोई सजा ना मिले. अगर आप अपनी लीगल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हो जो सेक्शन 76 से 78 के बीच में है तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि आप उस केस में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो. विदाउट प्रीमेडिटेशन इन अ सडन फाइट एंड इफ अगर कंसेंट भी इन्वॉल्व है इन द केसेस ऑफ पैसिव यूथनेशिया तो ये कुछ सर्टेन सीन्स हैं जहां पे एक्सेप्शन होती है और 300 में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती. लेकिन ऐसा नहीं है क्लियरली बख्श देंगे, बोल देंगे जाओ घर जाके बैठो, पनिशमेंट मिलेगी लेकिन 300 के केस में पनिशमेंट नहीं मिल सकती. So for example, an example of grave and sudden provocation is कि A को sudden provocation दिया C ने और A ने फायर कर दिया C पर. A का इंटेंशन नहीं था, उसकी नॉलेज भी नहीं थी कि C को मारेगा, लेकिन गुस्से में मारा क्योंकि C ने भड़का दिया था. तो इस केस में A is not liable for murder क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल कर सकता है. A famous case of KM Nanavati was under this provision only, grave and sudden provocation. अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इरस्तास एक इलिटरेट फार्मर है जो सिंपल लाइफ जीता है. उसकी एक लड़की से शादी होती है जो 17 साल की है. एक दिन उसका बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है लड़की के साथ. दोनों के आर्ग्यूमेंट में इरस्तास के हाथ में जो पहली चीज आती है जो कि था एक प्लाउ, एक हल जो था, वो लेके उसने लड़की को मार दिया, अपनी वाइफ को मार दिया. और उसकी वाइफ जो थी वो अनकॉन्शियस हो गई, वो बेहोश हो गई. लेकिन इरस्तास को लगा कि यार ये तो मर गई, उसको लगा कि ये मर गई. तो इस केसेस में उसने अब क्या किया, उसकी बॉडी को नूस से हंग किया, मतलब इस तरीके से उसकी बॉडी को टांग दिया कि पुलिस अगर आए तो उनको ये लगे कि मेरी बीवी ने सुसाइड कमिट किया है, मैंने नहीं मारा. तो उसने एक फेक सीन क्रिएट करके, क्योंकि लेकिन वो बेहोश थी, उसने उसको मार दिया. मारा भी नहीं, मैं कहूंगी कि वो बेहोश थी, उसको लगा ये तो मर गई है क्योंकि उसने चेक करा, उसके हिसाब से वो मर चुकी थी. रियल क्राइम सीन ना दिखाकर उसने सोचा ये सुसाइड शो कर दूं और उसने उसको टांग दिया. और एक्चुअली में वो मरी, सेकेंड टाइम मरी जब उसने उसको फंदे से लटकाया, तब एक्चुअली में उसकी डेथ हो गई. तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब उसने प्लाव से मारा था, हल से मारा था, उस केस में वो मर्डर के लिए लायबल है? तो अब आपको लगेगा हाँ लायबल होगा क्योंकि मार दिया प्लाव से. आप ये सोचिए कि फर्स्ट टाइम जब उसने मारा था प्लाव से तो वो मरी ही नहीं थी, वो सिर्फ अनकॉन्शियस थी उस टाइम पे. तो क्योंकि वो अनकॉन्शियस थी, नो इरस्तास लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, लायबल फॉर मर्डर, लायबल फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस. कुछ भी करेक्ट आंसर नहीं है. नोटा नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है क्योंकि 299, 300 और 304A में लाइबिलिटी के लिए डेथ होना मैंडेटरी है. और फर्स्ट टाइम प्लाव से हिट करने पे डेथ नहीं हुई थी, देयरफॉर नोटा इज द करेक्ट आंसर चॉइस. क्या इरस्तास लायबल है मर्डर के लिए जब उसने उसको फंदे से लटकाया, जब उसने सुसाइड शो करने की कोशिश की? अब यहां पे बच्चे सोचेंगे हाँ यार अब मर्डर के लिए लायबल है, लेकिन अब आप देखो यहां पर भी आपका आंसर होगा yes it caused her death, no he is not liable, no he is liable for culpable homicide, not correct answer, it was culpable homicide not amounting to murder, again incorrect answer, आंसर होगा नोटा. अब आप सोचोगे अगेन नन ऑफ द अबव क्यों है? 299 का इंटेंशन था क्या कि जब आपको नॉलेज होती है कि जो मैं करने वाला हूं उससे अगले की जान चली जाएगी, या लाइकलीहुड है 50-50 अगले की जान चली जाएगी. तो इंटेंशन अल्टीमेटली आपका क्या होता है, किसी को इंजर करने का. 300 में आपका इंटेंशन ही होता है किसी ना किसी को मारने का. यहां पर अगर आप इरस्तास का इंटेंशन देखो, सबसे पहले तो उसका इंटेंशन क्या था, टू क्लियर द क्राइम सीन.
क्योंकि उसके हिसाब से उसकी वाइफ जो थी वो ऑलरेडी मर चुकी थी। उसका इंटेंशन यहां पे सिर्फ इस टाइम पे ये था कि एविडेंस को क्लियर कर, फटाफट से ये शो कर दे कि उसने फांसी की सजा लगा ली, उसने एक्चुअली सुसाइड कमिट कर लिया। तो उसका इंटेंशन यहां पे मारने का नहीं था, उसका इंटेंशन 299 का नहीं था, उसका इंटेंशन 300 का नहीं था, उससे नेग्लिजेंस हो गया जिस वजह से उसकी वाइफ मर गई। Therefore, करेक्ट आंसर होगा नोटा, क्योंकि डेथ बाय नेग्लिजेंस किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। इतने क्रूशियल क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा whenever you deal with the questions of 299 and 300. This passage will be done in the homework, and this is the passage, and you will have to understand the passage first of all, that is based on theft. Along with this, we have a lot of questions on theft. Question number 1, 2, this 3, 4 and 5. These questions are meant for the homework. Again, a passage on intoxication, that is the criminal defenses that we have done in the previous session. This is also will be covered in homework. Question number 6 to 10 are there in the homework part. Then we have another passage, that is again the culpable homicide. Question number followed by question number 11 to 15. These has to be covered in homework again. Another passage, that is a Delhi High Court framed charges against the 5 men. It's a joint liability offences. So these questions, these 18 questions ultimately have to be completed in the homework assignment, and you'll have to be extra careful. जो भी आपको आज की क्लास में टेक्निक्स बताई गई हैं उनको आपको केयरफुली अप्लाई करना है, क्योंकि ये सारे कंफ्यूजिंग सेक्शंस होते हैं और जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है 149 और 34 के बीच में, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है 299 और 300 के बीच में, तब ये क्वेश्चंस गलत होने के मोस्ट लाइकली चांसेस हैं। बट आपने ऑब्वियसली ये लेक्चर देखा है अच्छे से, तो आपके क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो क्वेश्चंस में जो निटी ग्रिटीज हैं उनको ठीक तरीके से अज्यूम करना है, ठीक तरीके से देखना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है उस पर ध्यान देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोमेंट यू आर डेफिनेटली श्योर कि हाँ यार लाइबल हो रहा है ऑफेंस के लिए, तो ऑटोमेटिकली नॉट लाइबल वाले ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि यहां पर आपकी टाइम सेविंग टेक्निक भी हेल्प आउट करेगी। So always apply the strategies, always apply the concept clarity. Legal reasoning आपसे ये नहीं मांगता कि आप बैठ के definitions को learn करो, आप सारे offenses की definitions को मत learn करो। आपके लिए important है सारे offenses को समझना, ताकि जब legal reasoning के passages आएं वहां पर आप इस नॉलेज को अप्लाई कर सको और करेक्ट फॉर्मेट में लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपने आंसर्स को दे पाओ। On this note, I'm signing off. मिलते हैं आपसे जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।